माँ, तुम मेरी लाश लेने मत आना, क्योंकि अगर तुम मेरी लाश को देखकर रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। ये शब्द भगत सिंह ने कहे थे फांसी की सजा मिलने के बाद अपनी माँ को। आज देश स्वतंत्रता का 75वां दिवस मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आरंभ हो चुका है। इस स्वतंत्रता दिवस के लिए न जाने कितने ही ज्ञात अज्ञात बलिदानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। कितनों के नाम इतिहास में दर्ज हुए और कितने ही अभी भी गुमनामी में हैं। ये वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव का घोषित हुआ है। ये वर्ष बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और इस देश की श्रेष्ठ परंपराओं को जानने का रहे, ऐसा संकल्प लिया गया है। कहानीमाला चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बंदूक बोने वाले भगत सिंह की कहानी। कहानीमाला चैनल आज़ादी के इस 75वें वर्ष में, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि वर्ष भर 75 कहानियाँ, बलिदानियों की कहानियाँ, श्रेष्ठ कहानियाँ आप तक पहुँचें। ईश्वर इस कार्य में हमें सामर्थ्य दे और आप सबका सहयोग दे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, बंदूक बोने वाले भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जनपद लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, के बंगा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह पहले से ही क्रांतिकारी थे। पंजाब में गरम दल वालों का नेतृत्व भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह कर रहे थे। इस आंदोलन के प्रबल समर्थक सरदार किशन सिंह थे। भगत सिंह के समय ये दोनों जेल में थे, लेकिन बालक भगत सिंह के जन्म के कुछ समय बाद ही जब इन्हें जेल से रिहा किया गया तो परिवार के लोगों ने बालक को अत्यंत भाग्यशाली मानकर उनका नाम भगत सिंह रखा। भगत सिंह अपनी माता विद्यावती और अपने पिता सरदार किशन सिंह की तरह ही अत्यंत रूपवान थे। सारे लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए, उन्हें यातनाएं दे देकर मार दिया जाए, ऐसी योजना ब्रिटिश हुकूमत की थी, जिसकी भनक सरदार किशन सिंह को लग चुकी थी। इसलिए उन्होंने अजीत सिंह को भारत से दूर चले जाने की सलाह दी। भगत सिंह का पूरा परिवार क्रांति में संलग्न था। एक बार बालक भगत सिंह अपने पिता के साथ खेतों में गए। उसी समय उनकी उम्र लगभग 3 वर्ष की रही होगी। खेत में मजदूर काम कर रहे थे। पिता ने बालक को खेतों में छोड़ दिया। बालक भागते दौड़ते किलकारियां मारते घूम रहा था। पिता हर्षित हो रहे थे। अचानक देखते हैं कि बालक भगत सिंह घुटनों के बल बैठे हुए हैं और कुछ पत्ते लेकर जमीन में गाड़ रहे हैं। पिता ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बेटा? बंदूकें बो रहा हूं, बालक भगत सिंह ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया। यह सुनकर पिता की खुशी और बढ़ गई। पुत्र को बाहों में उठा लिया। लगा कि क्रांतिकारी पिता का क्रांतिकारी बेटा तैयार हो रहा है। आरंभिक शिक्षा के बाद बालक 4th कक्षा में पढ़ रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने साथियों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या करोगे? बाल स्वभाव के अनुसार बालकों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा खेती बाड़ी करूंगा, किसी ने कहा नौकरी करूंगा और किसी ने कहा मैं दुकान चलाऊंगा, किसी ने कहा शादी करके घर बसाऊंगा। इस पर बालक भगत सिंह ने कहा, अरे यह भी कोई काम है? मुझसे पूछो मैं बड़े होकर क्या करूंगा। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, भगत सिंह तुम बड़े होकर क्या करोगे? भगत सिंह ने गर्व से कहा, मैं बड़ा होकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दूंगा। भगत सिंह का यह जज्बा
जीवन भर बना रहा। भगत सिंह पढ़ने में बहुत होशियार थे। घर में क्रांतिकारी साहित्य उपलब्ध था। स्कूल में भी जो क्रांतिकारी पुस्तकें इन्हें मिलती उन्हें वह मन लगाकर पढ़ डालते। 10-11 वर्ष की अल्पायु में ही भगत सिंह ने यह अनुभव कर लिया था कि क्रांति के अलावा, अंग्रेजों को भगाने का, सशस्त्र क्रांति के अलावा, गर्मजोशी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बालक के मन में अंग्रेजों के शासन, उनकी क्रूरता के प्रति नफरत बढ़ रही थी। 5वीं कक्षा में भगत सिंह का दाखिला डीएवी स्कूल नवकोट में करा दिया गया। सन 1919 में गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए और अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हुई और वहां जनरल ओ डायर के द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाना और इस भयानक हत्याकांड कराने के पीछे की सारी रणनीति, सारी साजिश उजागर हुई। सैकड़ों बच्चे, बूढ़े, महिलाओं ने अपनी जान गंवाई और हजारों घायल हुए। भगत सिंह को जब इस क्रूर कारनामे की खबर मिली तो उनसे रहा न गया। अगले दिन सुबह स्कूल का रास्ता छोड़कर वे सीधे अमृतसर पहुंचे। उस समय अमृतसर में पुलिस का बहुत सख्त पहरा था। किसी को भी देखते ही गोली मारने के आदेश थे। छोटा क्रांतिकारी बचते बचाते, खतरों से खेलते हुए जलियांवाला बाग पहुंचा। वहां पहुंचकर शहीदों के खून से रंगी हुई मिट्टी उठाकर उन्होंने अपनी जेब में रख ली। उसके बाद कुछ मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा ली। फिर चौकन्नी दृष्टि से चारों तरफ देखते हुए शहीदों को नमन करते वहां से निकल गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश के नौजवानों में उबाल ला दिया था। अंग्रेजी शासन के प्रति अब घृणा बढ़ चुकी थी। 1921 में भगत सिंह गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हुए। असहयोग आंदोलन में भी सहयोग किया, परंतु चोरा चोरी कांड की घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह सहित अनेक नौजवानों में भारी निराशा फैली। आंदोलन के इस प्रकार बीच में रोक दिए जाने से यद्यपि गांधी जी भी दुखी थे, किंतु वे अहिंसा को ही सिद्धांत मानते थे, जीत का आधार मानते थे। भगत सिंह के मन में विचार आया कि अहिंसा की ढुलमुल नीति से इतने विशाल साम्राज्य को परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने गांधी जी के अहिंसा मूलक आंदोलन से मुंह मोड़ लिया और क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वे दिन रात पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में जुटे रहते। उन्होंने, जब परिवार ने उनका विवाह तय कर दिया और भगत सिंह को इसका पता लगा तो वे घर छोड़कर भाग गए। लेकिन जब उन्हें यह खबर मिली कि उनकी दादी का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है तो वे लौट आए और उन्होंने वचन लिया कि अब भविष्य में कोई भी उनसे विवाह की बात नहीं करेगा, क्योंकि भगत सिंह तो भारत माता के कल्याण के लिए, भारत माता को आजाद करने के लिए संकल्पित हो चुके थे। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों की भनक ब्रिटिश शासन को थी, इसलिए पुलिस उनका पीछा निरंतर किया करती थी। एक बार लाहौर स्टेशन पे जैसे ही भगत सिंह उतरे, ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाहौर के शाही किले में रखा गया। उनसे पूछताछ के लिए लाहौर से खान बहादुर तसदुक हुसैन आया था, जो उस समय काकोरी कांड की जांच कर रहा था। उन्हें संदेह था कि भगत सिंह उसमें सम्मिलित थे। सरदार किशन सिंह जानते थे कि भगत सिंह अंग्रेज सरकार की निगाह में अब चढ़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए भगत सिंह को कुछ समय के लिए अलग काम में लगा दिया और एक दूध की डेयरी खुलवा दी और उसका सारी जिम्मेदारी भगत सिंह पर डाल दी। कुछ समय बाद ही क्रांतिकारी मन कहाँ डेयरी के काम में लगने वाला था। उन्होंने एक मित्रों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। चंद्रशेखर आजाद की अनुपस्थिति में भगत सिंह को संगठन का
कमांडर इन चीफ बनाया गया। वर्ष 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। उस कमीशन का विरोध कर रहे भारतीयों के ऊपर पुलिस अधिकारियों ने क्रूर कृत्य किया, लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से गर्म दल के क्रांतिकारियों का खून खोल उठा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आदि क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का ठान लिया था। मौका पाकर एक दिन भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कृत्य से चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु भी इस काम में शामिल थे। इस घटना के बाद पुलिस भगत सिंह के पीछे पड़ गई। भगत सिंह चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इस गूंगी बहरी ब्रिटिश सरकार के कानों तक गूंज पहुंचे। उसी समय उनके मन में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का विचार आया। उनके इस विचार का अन्य क्रांतिकारियों ने भी समर्थन किया। 8 अप्रैल 1929 को जिस समय असेंबली के सदस्य सदन में प्रवेश कर रहे थे, भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त दर्शक दीर्घा में पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही वायसराय के आदेश से विधेयक के पास होने की घोषणा की गई, भगत सिंह और बटुकेश्वर ने खड़े होकर बम फेंका और पर्चे फेंके जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध साफ लिखा हुआ था। बम किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं फेंका था क्योंकि इनका ध्येय था कि इस गूंगी और बहरी और अंधी ब्रिटिश व्यवस्था का ध्यान आकर्षित किया जाए कि आपके इन काले कानूनों का भारतीय विरोध करते हैं। असेंबली में भगदड़ मच गई, एक दूसरे से लोग टकराने लगे। भगत सिंह भागे नहीं, बटुकेश्वर भागे नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें बयान देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि वे अदालत में ही अपना बयान देंगे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को लगता था कि यह भी कम है क्योंकि भगत सिंह अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जेल में भी ब्रिटिश कानूनों का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश ज्यादती के खिलाफ उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। 5 मई 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस की कार्यवाही शुरू हुई और भगत सिंह और उनके साथी को अदालत में फांसी की सजा सुना दी गई। जब वो अदालत में हाजिर हुए तो पूरा अदालत परिसर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो भगत सिंह ने बड़ी लय में ये पंक्तियां गानी शुरू की। क्या जज्बा था उस वीर में। पंक्तियां कुछ ऐसे थी। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। 5 अक्टूबर 1930 को जेल में भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारियों को अंतिम भोज दिया गया। जब सब क्रांतिकारियों को जिनको फांसी की सजा हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनके परिजन मिलने आ रहे थे तो भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था, माँ तुम मेरी लाश लेने मत आना, क्योंकि अगर तुम मेरी लाश को देखकर रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। फांसी की सजा के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लगा जैसे उनका संकल्प, उनकी मुराद पूरी हो गई है। और जिस दिन इन वीरों को, भारत माता के इन अमर बलिदानियों को फांसी दी जानी थी, जेल के बाहर हजारों की भीड़ जुट चुकी थी। तय समय से कई घंटे पहले ही इन वीरों को फांसी के फंदे तक ले जाया गया और फिर वही दोहराया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और बिना किसी इंतजार के स्वयं ही फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। इन वीरों का बलिदान यह भारत भूमि याद रखेगी। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह देश ऐसे कोटि कोटि ज्ञात और अज्ञात अमर बलिदानियों को वंदन करता है।
आने वाले 1 वर्ष यानी स्वतंत्रता के 75 वर्ष जब 15 अगस्त 2022 को पूरे होंगे, तब तक इस देश का जन जन, इस देश का बच्चा बच्चा इन कोटि कोटि बलिदानियों को नमन करे, उनका वंदन करे, उनकी कहानियों से, उनके जन्म स्थानों से, उनके बलिदानों से परिचित हो। इस संकल्प के साथ प्रत्येक जन जन जुटे, तब यह उत्सव वास्तव में आज़ादी का अमृत उत्सव बनेगा। यह उत्सव जन उत्सव बने, इस भाव से हम सब जुटें, हम सब काम करें। शहीदों को आज 15 अगस्त 2021 यानी स्वतंत्रता के 75वें दिवस के अवसर पर शत शत नमन, नमस्कार।